हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स में वहाँ पर लॉस दिखाया गया। उस लॉस के रीजंस क्या हैं? वैसे प्राइमा फेसी अगर देखें तो लॉस के यहाँ पर रीजंस नज़र आते हैं। अगर हम यहाँ पर रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ 915 करोड़ रुपीस का लॉस आया है। और इसका जो मेन रीज़न नज़र आता है वो टैक्स रेट का आता है, क्योंकि बिफोर टैक्स जो प्रॉफिट है वो 8,117 करोड़ 8,177 करोड़ रुपीस का है, लेकिन टैक्स का रेट 111% है, जो नेचुरल केस में नहीं होता है। उसकी वजह से यहाँ पर लॉस है। अब 111% का जो टैक्स है, इसके रीजंस क्या हैं ये हम एक बार चेक करेंगे। और जो बाकी इम्प्रूवमेंट्स या फिर यहाँ पर जो डी ग्रोथ है या फिर जो बेकार चीज़ें हैं बैलेंस शीट में, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आते हैं तब कंपनीज बैलेंस शीट भी यहाँ पर पोस्ट करती हैं। जून क्वार्टर में एंड दिसंबर क्वार्टर में कंपनीज बैलेंस शीट पोस्ट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ P&L स्टेटमेंट पोस्ट करती है। अब से कुछ टाइम पहले तक जो रिजल्ट्स पोस्ट होते थे वो एवरी क्वार्टर सिर्फ और सिर्फ P&L स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पोस्ट होता था, लेकिन सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और अलोंग विद जो भी आपस में बात की गई होगी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके और सेबी और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उन सब के साथ में आपस में उन्होंने बात की होगी कि सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बार बैलेंस शीट को पोस्ट करना उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देता, खास तौर से जो कंपनीज लिस्टेड हैं, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज के केस में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन चेक करने का जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड नंबर्स हैं, पोस्टेड नंबर्स हैं, पब्लिश नंबर्स हैं। अगर वो नंबर्स पूरे पोस्ट नहीं होंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो बैलेंस शीट को भी हाफ ईयरली यहाँ पर पोस्ट करने की बात की गई। मेरे हिसाब से यहाँ पर बैलेंस शीट को भी क्वार्टरली पोस्ट होना चाहिए, जिससे सभी को साथ के साथ सारी चीजों की क्लैरिटी आ सके कि अगर लोन बढ़ा तो कितना बढ़ा, लोन कम हुआ तो कितना हुआ, रिजर्व बढ़ा तो कितना बढ़ा और कम हुआ तो कितना हुआ, और फिक्स्ड एसेट्स का क्या सिचुएशन है। ये सब चीज़ों की जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए मेरा तो कहना ये है कि यहाँ पर जैसे पहले ईयरली बैलेंस शीट पोस्ट होती थी, पब्लिश करने के जो यहाँ पर एक कंप्लायंस था, जो एक रिक्वायरमेंट थी, उसको कम करके हाफ ईयरली किया किया गया। इसी चीज़ को और कम करके क्वार्टरली होना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा सब लोगों की तरफ से, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, कि इस चीज़ पर अगर ध्यान दिया जाए तो थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। नाउ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो समझने के लिए है कि यहाँ पर 915 करोड़ रुपीस का जो लॉस है, ये लॉस आया एक्चुअल में हाई टैक्स रेट की वजह से। इसमें अगर हम यहाँ पर जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स इन्होंने पब्लिश की है, जो रिजल्ट्स हैं, अगर इसको ओपन करके देखा जाए और यहाँ पर डिटेल में जाया जाए नीचे, जहाँ पर इन्होंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को पोस्ट किया P&L स्टेटमेंट में, उसको अगर रीड किया जाए तो यहाँ नजर आता है एक्चुअल में इन्होंने इसकी बाइफर्केशन की हुई है। अगर हम देखें देन दिस इज कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, और ये P&L स्टेटमेंट है फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड, राइट। और यहाँ अगर हम देखें प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस 6,954 करोड़, क्योंकि सारी फिगर्स यहाँ पर करोड़ में हैं, हम देख सकते हैं। उसके बाद में अदर इनकम या फिर एक्सेप्शनल गेन की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर 8177 करोड़ रुपीस नजर आता है, जो हमारा यहाँ पर मैच हो जाता है, जो स्क्रीनर पर इन्होंने नंबर्स डाले हुए हैं। उसके बाद में जो टैक्स वाला पार्ट है, यहाँ पर जो सारा का सारा टैक्स है, टैक्स कितना होगा 8177 प्लस 915, यहाँ माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा टैक्स है, तभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ज्यादा टैक्स को लेस करके यहाँ पर नेट लॉस आया, अदरवाइज ये प्रॉफिट रहता। तो ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ के आसपास का टोटल टैक्स है। उस 9,000 करोड़ रुपीस के टोटल टैक्स में अगर हम देखें तो जो करंट नेट नॉर्मल टैक्स बनता है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं नेट करंट टैक्स एक्सपेंस दैट इज 2,328 करोड़ रुपीस, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ पर 223 करोड़ रुपीस। तो जो नॉर्मल टैक्स बनता है दैट इज ऑलमोस्ट 2550 करोड़ रुपीस, जो यहाँ पर है इन दोनों का टोटल। उसके बाद में एक्सेप्शनल आइटम में यहाँ पर लिखा हुआ है नेट टैक्स एक्सपेंस ऑन एक्सेप्शनल आइटम्स फॉर 3 करोड़। ये एक्सेप्शनल आइटम ये है यहाँ पर 1223 करोड़ रुपीस के ऊपर 400 करोड़ रुपीस का यहाँ पर ये टैक्स है। तो ये भी नॉर्मली माना जाएगा क्योंकि इसकी इनकम अभी करंट क्वार्टर में ही शो की गई है। लेकिन नेट टैक्स एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ एडॉप्शन ऑफ न्यू टैक्स रेट,
ये 6,128 करोड़ रुपीस का है, यानी कि इन्होंने अपनी कुछ टैक्सेशन की जो यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं कि हम दो तीन टैक्स ऑप्शन में से किसी एक टैक्स ऑप्शन को यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज किया है, उसकी वजह से यहाँ पर 6,128 करोड़ रुपीस का एडिशनल टैक्स है जो यहाँ पर दिखाया है, जिसकी वजह से टोटल टैक्स हमारा 9,092 करोड़ रुपीस का है और नेट लॉस यहाँ पर निकल कर आ गया, इवन दो देयर वाज ए नेट प्रॉफिट ऑफ 8,177 करोड़ रुपीस बिफोर टैक्स। तो ये यहाँ पर जो 6,128 करोड़ रुपीस का टैक्स है, अब ये क्या चेंज किया है, इसके लिए इन्होंने बोला है कि रेफर नोट नंबर 5। हम यहाँ पर नोट नंबर 5 में पहुंचते हैं और इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आपको काफी क्लैरिटी आएगी, इसके पीछे की इंटेंशन नजर आएगी आपको, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। एक बार नोट पढ़ लेते हैं, नोट नंबर 5 इन्होंने नीचे दिया हुआ है। यस, दिस इज द नोट नंबर 5। हम इसको और थोड़ा सा बिग कर लेते हैं। यस, so pursuant to introduction of section 115 BAA of the Income Tax Act, कुछ खास नहीं है, the company has an option to pay corporate income tax rate at a lower rate of 22% plus applicable surcharge and cess। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है 115 BAA, इसके अकॉर्डिंग जो न्यू टैक्स रिजीम है वहां पर कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वो 22% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज टैक्स पे करे, जो पहले इनका 30% प्लस सरचार्ज हुआ करता था। तो ये एक इनके पास ऑप्शन है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या है कि अंडर द न्यू टैक्स रिजीम प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 JB जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स था वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब जो ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एप्लीकेबल नहीं रहेगा, यहां पर तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली जो न्यू टैक्स रिजीम है 22% इसको अडॉप्ट करने की बात की, जिसकी वजह से अब जो पहले इनको 30% टैक्स देना पड़ता पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग, वो अब सिर्फ 22% देना पड़ेगा, जो अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही ये 22% टैक्स रेट पर आएंगे, जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स रेट है इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो ओवरऑल कंपनी ने जो किया कंपनी के फेवर में है, 30% टैक्स रेट से निकलकर 22% टैक्स रेट पर जाना वो कंपनी के फेवर में है। लेकिन जैसे ही हम इस 22% टैक्स रेट को यहाँ पर चूज करते हैं, इमीडिएटली मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स रेट यहाँ पर हमारा एप्लीकेबल नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है। तो उसका इंपैक्ट क्या है? उसका इंपैक्ट यहाँ पर ये आता है, इन द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 23 द कंपनी हैज इलेक्टेड टू अडॉप्ट न्यू टैक्स रिजीम। ये जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर पीछे निकल चुका है वहां से इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट किया। और अभी उसको अडॉप्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो इनकी ड्यू डेट है टैक्स ऑडिट की, वो यहाँ पर 30 नवंबर 2023 है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द फर्स्ट टैक्स रिटर्न अंडर द न्यू टैक्स रिजीम विल बी फाइल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ 30 नवंबर 2023। तो जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, न्यू टैक्स रिजीम अगर हम यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं तो जो लास्ट डेट है 30 नवंबर है 23, यानी कि जो अभी से ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद है। दिस इज द 5th ऑफ नवंबर नाउ, 25 डेज इसमें बचे हैं। तो इनके पास ये ऑप्शन था कि ये पुरानी टैक्स रेट को यहाँ पर नहीं लें और न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएं, जब जिससे इनका 30% से टैक्स रेट कम होकर 22% हो जाए। लेकिन इसकी वजह से जैसे ही ये न्यू टैक्स रेट में जाएंगे, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो इन्होंने इसको अडॉप्ट किया, चूज किया। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है, अपॉन अडॉप्शन ऑफ न्यू टैक्स रिजीम द नेट टैक्स चार्ज इज लोअर बाय 1635 करोड़ रुपीज। तो ये एक इनको बेनिफिट मिला कि जो 1635 करोड़ रुपए यानी कि 1635 करोड़ रुपीस का इनको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि इनको कम टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि जो इनके पास मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का जो क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ था, यहां पर क्रेडिट बैलेंस आप समझते हो कि इसका ये बेनिफिट ले सकते थे, इस टैक्स का, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का, ये इनके पास क्रेडिट बैलेंस था। यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस ऐसा ही है जैसे हम जीएसटी पे करते जा रहे हैं
या फिर हाँ, यहाँ पर अगर सपोज जीएसटी पीछे से हमने कोई बिल पे किया, किसी वेंडर का बिल पे किया 1000 रुपीज का, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा, तो हमने 180 रुपीज का जीएसटी पे किया। नाउ हमने जो सर्विस प्रोवाइड की उसके ऊपर हम जीएसटी पे करेंगे। तो अगर हमारा जीएसटी यहाँ पर 200 रुपीज बनता है, 180 हम सर्विसेज पर पहले पे कर चुके हैं, तो 180 लेस कर देंगे 200 से और सिर्फ 20 पे करना पड़ेगा। तो जो 180 हमने बिल पे करने पर किया वो एज ए टैक्स क्रेडिट है, जीएसटी क्रेडिट है, उसका बेनिफिट मिलता है हमें। यहाँ पर जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का इनके पास क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल था वो 7,763 करोड़ रुपीस था, और ये कब तक का था? ये मार्च 31 2023 तक का था, जो इन्होंने अब इसको जीरो कर दिया है, इसको एज एन एक्सपेंस मान लिया है। अब ये एक्सपेंस मान लिया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करना अच्छी बात है। हर साल यहाँ पर टैक्स बचेगा, और हर साल टैक्स बचाकर एक ही बार में 7,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्चा दिखा देना एक सेंसिबल वे है, सेंसिबल अप्रोच है, क्योंकि हमेशा के लिए 22% का टैक्स रेट हो जाएगा, कम होकर 30% से। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको अभी क्यों किया गया, इसी क्वार्टर में, इससे पहले क्वार्टर्स में इसको क्यों नहीं किया गया? दैट इज द मेन पॉइंट। इससे पहले क्यों नहीं किया गया, अभी यहाँ पर क्यों किया है? अब यहाँ एक छोटी सी इंटेंशन सी नजर आती। कहने को तो कोई भी ये कह सकता है विवेक भाई, लास्ट डेट तक तो कोई भी किसी भी चीज को लेकर जा सकता है ना, क्योंकि 30 नवंबर इज द लास्ट डेट, तो इन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आकर इसको अडॉप्ट कर लिया। इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सिर्फ कुछ नंबर्स हम देखते हैं कि जो सितंबर क्वार्टर के जो बैलेंस शीट के रिजल्ट्स आए हैं ना, वो क्या कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शेयर होल्डिंग इनकी 68% थी, सितंबर क्वार्टर में कम होकर 63% रह गई, यानी कि इन्होंने यहां पर अपना 4.5% स्टेक बेच दिया। और ये कहां बेचा? ये इन्होंने मार्केट में बेचा है। कैसे पता चलता है? हम ट्रेड्स में जाते हैं और यहां पर देखते हैं बल्क डील्स, और बल्क डील्स में हमें नजर आता है ट्विन स्टार होल्डिंग कंपनी, जो यहाँ पर प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी बेची है। 15 करोड़ 40,55,317 करोड़ शेयर्स इन्होंने बेचे हैं मार्केट में। कब? 3 अगस्त को। 3 अगस्त को जब इन्होंने अपना ये शेयर हिस्सेदारी बेची है, तो हम देखें तो 3 अगस्त को प्राइस डाउन ओपन हुआ 6.65%, मीन्स इतना डाउन गया, और वेरी ह्यूज वॉल्यूम आप यहां पर देख सकते हो जो साफ साफ नजर आती है। अब यहां पॉइंट ये है कि इससे पहले अगर ये यहां पर लॉस दिखाते, तो इस लॉस का एक्चुअल में इंपैक्ट क्या है? इस लॉस का इंपैक्ट है कि इतने करोड़ रुपीस की इनकी एसेट्स कम हो गई। आप ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को, ये एसेट्स कम हो गई हैं इतने करोड़ रुपीस से। क्यों? क्योंकि पहले इस क्रेडिट को एसेट्स के रूप में दिखाया जा रहा था कि फाइनली इसका बेनिफिट मिलेगा, और अभी ये एसेट्स खत्म हो गई हैं बैलेंस शीट से। जब ये चीजें बैलेंस शीट से खत्म होती हैं तो बैलेंस शीट कमजोर होती है, कमजोर होती है तो यहां पर प्राइसेस के ऊपर और इंपैक्ट आता है, और जब और इंपैक्ट आता है तो इन्होंने माल अपना बेचना था लास्ट क्वार्टर में। माल बेचने के बाद ही इन्होंने इस चीज को पब्लिश किया, और इस एक्सपेंस को दिखाया गया जो पहले एसेट्स दिखाई हुई थी। एक तरह से इसको राइट ऑफ करना कहते हैं। जैसे एनपीए होता है ना, ये एक तरीके से इन्होंने अपने इतने करोड़ रुपीस के एसेट्स को एनपीए कर दिया, अब इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो ये जीरो मान लिया गया। ये इसी क्वार्टर में क्यों किया गया? क्योंकि पहले माल बेचना था, उसके बाद में इस बड़े खर्चे को दिखाना था, जिसकी वजह से अगर शेयर प्राइस पर इंपैक्ट भी आए तो अपना माल थोड़ा सा निकल चुका हो कम से कम। तो ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट यहां पर क्या है जो बैलेंस शीट साफ साफ बताती है, वो ये है कि लास्ट क्वार्टर में, सॉरी 6 मंथ्स पहले जो रिजर्व यहां पर 39,000 करोड़ रुपीस का था, वो कम होकर कितना हो गया? 31,000 करोड़ का हो गया। अब ये जो इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट, मेन इम्पैक्ट किस चीज का है? ये मेन इम्पैक्ट एग्जैक्टली यही है जो हमें यहां पर नजर आता है, 7,763 करोड़ रुपीस का। इतने से इनकी एसेट्स कम होती हुई नजर आती है, इतना यहां पर ये कम हो गया है, एसेट्स कम हो गई हैं। अब एसेट्स यानी कि अपना रिजर्व और कम हो गया। जो रिजर्व हायर साइड पर 65,000 करोड़ रुपीस का था मार्च 2022 में, वो कम होकर 39,000 करोड़ हुआ, और अभी सिर्फ 31,000 करोड़ रुपीस का हो गया। यानी कि लास्ट 6 मंथ्स में यहां पर 8,000 करोड़ रुपीस का ये इंपैक्ट है। सेकंड, बोरोइंग का क्या इंपैक्ट है? बोरोइंग यहां पर ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ रुपीस से बढ़ गई, 8,500 करोड़ रुपीस से, $1 बिलियन से यहां पर बोरोइंग बढ़ गई। अब बोरोइंग का यहां पर लगातार बढ़ते जाना
और रिजर्व का यहाँ पर कम होते जाना, और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पर एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने लगे तो आप देख सकते हो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। 1200 करोड़ से 1600 ये सेम रहा, देन 8500, देन 2100, देन 2500। लगातार अगर इसी तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, जो इंटरेस्ट इनको पे करना है, बोरोइंग बढ़ती जाएगी, रिजर्व कम होता जाएगा, कंपनी में बचेगा क्या? यहाँ पर हमें दो तीन चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि बिजनेस कितना प्रोस्पर करेगा। यहाँ से बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं कंपनी की, उनकी डिमांड यहाँ से बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी, और कम होगी तो क्यों कम होगी। वेदांता का जो बिजनेस है किसी भी एंगल से ऐसा नजर नहीं आता। इस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो माइनिंग बिजनेस है, मेटल है, और ये सारी चीजें जो हैं, इनका डिमांड इंडिया में बढ़ता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद में हमें सेकंड देखना चाहिए कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हुए नजर आने चाहिए, डिटीरियरेट होते हुए नजर नहीं आने चाहिए। अगर आपको याद हो, जब हमने जेपी पावर की यहाँ पर वीडियो बनानी शुरू की थी, उस टाइम पर काफी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए थे। 2.5 रुपीज का तब प्राइस चलता था, अभी 11.4 रुपीज का प्राइस है। तब मैं बैलेंस शीट में एक ही चीज दिखाता था सबको कि जो बोरोइंग यहाँ पर 23,000 करोड़ की थी वो कम हो गई है 5,900, फिर 5,200, देन 5,000, देन 4,700, और जो रिजर्व है वो रिजर्व 1,300 करोड़ से बढ़कर 31, देन 34, देन 35, देन 3592। तो ये इंप्रूव्ड सिचुएशंस हैं, और अभी जो वेदांता में नजर आ रही है ये बिल्कुल इसकी अगेंस्ट है, बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है। यहां पर सिचुएशन डिटीरियरेट होती हुई, बेकार होती हुई नजर आ रही है कि यहां पर 6,500 करोड़ से 39, देन 31, और 5,300 करोड़ जो बोरोइंग है उससे बढ़कर 66, एंड देन बढ़कर 75,000। ये नंबर्स अच्छे नहीं माने जाते इस एंगल से। और यहां पर जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं कि इस तरह के पॉलिसीज को अडॉप्ट करना, पहले अपना माल निकालना और हाई डिविडेंड पे करना, जिससे अपने मीन्स अपना जो होल्डिंग कंपनी के ऊपर जो लोन है, जो पर्सनल लाइबिलिटीज हैं ओनर्स की, उनका डेट उतारने के लिए हाई डिविडेंड पे करके और लोन लेकर डिविडेंड पे करना, जबकि कंपनी को यहाँ पर डेट फ्री बनाया जा सकता था। ये सब काम करने से पहले जो अपनी होल्डिंग है, शेयर, यहाँ पर शेयर पैटर्न अगर आप देखो ईयरली में, तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार बढ़ाते जाना, यहाँ पर ये नंबर्स बढ़ते गए थे। आप इस वीडियो को दोबारा से, मीन्स जो पहले वीडियो बनाई हुई है मैंने, अगर आप YouTube पर जाओगे तो वहां नजर आएगी। इस पर 2-3 वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ। VDL विवेक सिंघल करके अगर आप सर्च करोगे तो आपको नजर आएगा। यहाँ पर वेदांता बिग स्कैम और वेदांता डीमर्जर न्यू ट्रैप, और इससे पहले भी एक वेदांता को ट्रूथ अबाउट न्यू डील, तो ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप इनको देखना, समझना। और अभी भी जो स्टॉक है ऐसा नहीं है कि ये सस्ता है, अगर इस चीज को ध्यान से समझा जाए। करंट प्राइस 233 है, बुक वैल्यू 85 है, स्टॉक पीई 17.4 है, और जो डेट इक्विटी रेशियो है वो बढ़ चुका है। तो ये नंबर्स किसी भी एंगल से अच्छे नंबर्स नहीं हैं, अच्छी फिगर्स नहीं हैं। इसी के कंपैरिजन में अगर आप एनएमडीसी देखोगे तो एनएमडीसी की सिचुएशन इससे बहुत बेटर है। सिंगल डिजिट में पीई है, डेट फ्री कंपनी है, बुक वैल्यू से जो करंट प्राइस है वो सिर्फ डबल है, और यहाँ पर अगर बैलेंस शीट को देखोगे तो बैलेंस शीट में जो बोरोइंग है कम होती जा रही है, और जो रिजर्व है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और ये जो डिक्रीज नजर आ रहा है ना, ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक कंपनी को डीमर्ज किया है, जिसके यहाँ पर बेनिफिट मिले हैं सारे ही शेयर होल्डर्स को, एनएमडीसी स्टील करके जो इनकी कंपनी आई थी। तो इस तरीके से हमने सारी चीजों को समझना चाहिए। अभी जो एक मेन सपोर्ट नजर आती है इस स्टॉक की, वो मेन सपोर्ट यही है, और 3 बार ये इस लेवल पर सपोर्ट ले चुका है। नंबर 1 दिस वन, और उसके बाद में ये दूसरी सपोर्ट है, उसके बाद में यहीं पर ये थर्ड सपोर्ट आई, उसके बाद में यही यहाँ पर ये फोर्थ सपोर्ट आई। तो ये सपोर्ट यहाँ पर आ चुकी हैं। अब पॉइंट ये है कि यहाँ से क्या लगता है, क्या ये नीचे जाने की तैयारी है? तो इसमें मेरा कहना एक बड़ा छोटा सा है कि ये एक रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न नजर आता है, जिसकी मैंने पहले कभी बात नहीं की, लेकिन अभी कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर सामने सिनेरियो थोड़ा सा वीक नजर आता है।
अगर ये यहाँ से टूटता है, ये स्टॉक अगर यहाँ से टूटता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट आती है इस स्टॉक की वो आसपास नजर नहीं आती और वो सपोर्ट यहाँ पर 89 के लेवल पर नजर आती है। उससे पहले मुझे कोई सपोर्ट नजर नहीं आती। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस स्टॉक को नीचे तक लाया जाए। उसका बड़ा रीजन है कि जब प्रमोटर्स अपनी पर्सनल यहाँ पर जो उनकी कमियां हैं या जो उनके ऊपर लोन है उसको उतारने के लिए यहाँ पर सभी तरह के अटेम्प्ट्स कर रहे हों, सारी ही जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हों, तो जरूरी नहीं स्टॉक प्राइस नीचे आए। लेकिन फाइनेंशियल्स यहाँ पर बेकार हो रहे हैं और स्टॉक प्राइस का नीचे आना जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पर डिमांड और बढ़ती है प्रोडक्ट की तो लगातार प्रॉफिट आ सकता है कंपनी में और कंपनी लगातार डिविडेंड पे करना जारी रख सकती है, जिससे पेरेंट कंपनी की सिचुएशन भी इंप्रूव हो सकती है। तो सभी तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन आज की डेट में एक बात तय है कि जिस तरीके से कंपनी लगातार फर्दर लोन ले रही है और जो अवेलेबल कैश है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जिसकी वजह से रिजर्व कम हो रहा है और बोरिंग बढ़ती जा रही है, ये कभी भी किसी भी कंपनी के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं होती। अगर इस तरह की सिचुएशन में ओवरऑल बिजनेस अगर बेकार हो जाए, क्योंकि साइक्लिकल बिजनेस है, ये कोई एफएमसीजी कंपनी नहीं है कि कोलगेट सबने डेली बेसिस पर करना है तो करना है, वोट एवर द प्राइस इज, ऐसी चीज नहीं है ये। अगर इंटरनेशनल मार्केट में मेटल के प्राइसेस अगर गिर गए किसी भी रीजन से तो फिर ये लॉस मेकिंग कंपनी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक बार अगर लॉस मेकिंग बन गई और हायर इंटरेस्ट रेट रहे या फिर इंटरेस्ट रेट हायर नहीं भी रहे, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती गई, यहाँ पर इंटरेस्ट जैसे बढ़ता जा रहा है, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। आप खुद से समझदार हैं, आपने क्या ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है। मेरा पर्पस आपको ये बताना है कि जब भी कोई नंबर्स आएँ, उनको रीड कैसे करना है, डिटेल में जाकर देखना है, उनको समझना है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, उनको रीड करो। ऐसा नहीं है कि हमें इसके लिए अकाउंटेंट होने की ही ज़रूरत है, कि डॉक्टर नहीं समझ सकते, इंजीनियर नहीं समझ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप 4 बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने भी आपको इसीलिए उस इंग्लिश को सिंपल सा समझाया, बताया, आपको समझ में आई वो चीज़ें। वैसे भी अगर इस तरह का कुछ भी होगा जो मुझे लगेगा कि शायद आपको बीइंग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड कि आपको समझाने की ज़रूरत है, डिटेल में आकर बताने की ज़रूरत है, तो मैं आपको बताता रहूँगा और आपको सिखाने की कोशिश करता रहूँगा कि किस तरीके से हमने चीज़ों को समझना चाहिए, नंबर्स को देखना चाहिए। मेरा काम आपको समझाना है, सिखाना है, आपने उस चीज़ को एक्सप्लोर करना है, बैक टेस्ट करना है, चीज़ों को समझना है और गूगल पर सर्च करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब कराना भी है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।